Very good afternoon and warm wishes to all of you. I, Megha Rajput, Assistant Professor in IMT College of Science and Technology. I present a pleasant greeting to the respected people of recognition from IMT College of Science and Technology, Greater Noida, Director Dr. Poonam Pandey ma'am, Dean Dr. C.S. Yadav, IIC President and HOD BSc Dr. Vishali, and IIC Convener Dr. Disha Vidyarthi ma'am. I also welcome all the other dignitaries, IC coordinator, and our inquisitive students to the live session. It is my pleasure to welcome you all to today's session on how to plan for startup and legal and ethical steps. I feel honored and privileged to introduce our esteemed guest for today's session. It is with great pleasure that I introduce Ms. Mushrat Ma'am, currently working as an assistant professor at Accurate Institute of Management and Technology, Greater Noida. She specializes in the field of finance and brings with her 2 years of valuable teaching experience. Ms. Mushrat Ma'am holds a Master of Commerce degree from Rajdhani College, University of Delhi. She has also successfully qualified the UGC NET exam 3 times and was awarded the Junior Research Fellowship in 2024. We are honored to have her with us today and look forward to the insights she will share. Once again, a heartfelt welcome to all and thank you for being a part of this session. Over to you, ma'am. You can start your session. Thank you, Megha ma'am, and whole IIMT department for giving me the such kind of opportunity. I am Mushrat Parveen, assistant professor at Management Studies, Accurate Institute of Management and Technology, which is in the Greater Noida. So current today I am here to discuss about the how to plan for a startup, legal and ethical steps. Startups कैसे करना है, उसमें लीगल और एथिकल स्टेप्स को कैसे-कैसे मूव करना है, कौन-कौन से लीगल स्टेप्स हमें टेक करने पड़ेंगे जब भी हम स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। तो आज का पूरा सेशन सिर्फ आपकी थियोरेटिकल एज़ वेल एज़ द प्रैक्टिकल दोनों ही पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। Hope the students will gain the some knowledge about these topics. So shall Megha ma'am I start? Yes, ma'am, you can. Okay. तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीन ऑफ स्टार्टअप। तो जब भी हम स्टार्टअप का बात करते हैं इट मीन स्टार्टअप कैन बी अ कंपनी और द बिजनेस विच एस्टैब्लिश बाय वन और मोर एंटरप्रेन्योर्स। इट मीन्स कि कोई भी एक ऐसी कंपनी और जो बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रन करने जा रहे हैं, उसे हम स्टार्टअप कहेंगे। लेकिन जब भी हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो देयर मस्ट बी अ वन कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज इट शुड बी बेस्ड ऑन द इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी। इट मीन्स कि जो भी हम काम करने जा रहे हैं बिजनेस का जो आइडिया है वो कुछ इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं हम उसी के ऊपर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो वो स्टार्टअप नहीं होगा, वो बिजनेस होगा। तो स्टार्टअप के लिए देयर मस्ट बी अ यूनिकनेस और द इनोवेशन इन योर बिजनेस। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इनोवेशन या क्रिएटिव फाइंड आउट करना होता है, तभी कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडियाज को कॉपी पेस्ट नहीं करना। सेकेंड, अब हम बात करते हैं कि ये स्टार्टअप या स्टार्टअपशिप की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉब्लम या गैप आइडेंटिफाई करना होता है। गैप का मतलब कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि क्या चीज़ मिसिंग है सोसाइटी में और उस मिसिंग के ऊपर आप सॉल्यूशन बनाओ और वही सॉल्यूशन आपका अल्टीमेटली आइडिया बनता है बिजनेस का, जिसके ऊपर आप अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट करते हो। लेट सपोज ओला का एग्जाम्पल लेते हैं। भावेश अग्रवाल वॉज द सीईओ ऑफ ओला। उन्होंने देखा कि ओला कैब टैक्सी बुक करने में इंडिया मार्केट में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जिसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला और वो सॉल्यूशन क्या था, ओला उबर ऐप्स। तो इस ऐप के थ्रू अब क्या हो गया, लोगों की प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो गई कि अब ओला और कैब बुक करने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो सबसे पहले अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो यू नीड टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम और द गैप, देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विल बिकेम अल्टीमेटली योर बिजनेस आइडिया। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे तो यू आर नॉट श्योर कि ईच एंड एवरी टाइम आप सक्सेस ही अचीव करो, मे बी यू गेट फेलियर। तो जब आप फेलियर अचीव करोगे आप फिर दोबारा ट्राई करोगे, ट्राई अगेन एंड अगेन। तो उसके बाद एक टाइम डेफिनेटली ऐसा आएगा जब आप स्केल करोगे, और स्केल करने के बाद इट्स टोटली अप टू यू कि आप अपना आईपीओ लॉन्च करो, फर्दर फंडिंग करो या सेल करो। ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा स्टार्टअप कौन करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन है? वो पर्सन है जो कुछ न्यू और इनोवेटिव आइडिया के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं और मार्केट में उसका रिस्क भी बेयर करने के लिए रेडी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो हमें समझ आ गया। अभी यहाँ एक और चीज़ लिखी है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर दोनों बहुत सिमिलर चीज़ें हैं। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है जो काम कर रहा है, इनिशिएटिव इनोवेटिव काम कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो एक एंटरप्रेन्योर फॉलो करता है अपने आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाने तक की एंटायर जर्नी, एंटायर प्रोसेस, वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप। तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उसे सारे डिसीजन लेने होते हैं, सारे एफर्ट्स करने होते हैं, दैट्स वाई। तो यहाँ हमने बहुत कुछ फेमस एंटरप्रेन्योर्स के बारे में लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज द बिल गेट, सेकेंड इज Pradendra Bansal, and six third is हमारे NR नारायण मूर्ति, समीर भाटी, धीरू भाई अंबानी, स्टीव जॉब, सनी एंड बिनी बंसल विच वाज द CEO ऑफ द फ्लिपकार्ट। और ये हमारे नेक्स्ट हैं Vijay Mallya, the founder and CEO of Kingfisher Airlines. Next was Mark Zuckerberg, the founder and the CEO of the Facebook. So these are the very famous entrepreneurs we all know. Next we move on the skills which is required for a entrepreneur. तो अगर एक entrepreneur बनना है या स्टार्टअप करना है तो ऐसी कौन कौन से स्किल्स या क्वालिटीज ट्रेड्स हमारे अंदर होने चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्किल्स को हम तीन ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टेक्निकल, ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल। टेक्निकल मीन्स आपको टेक्नोलॉजी का भी आइडिया होना चाहिए। आजकल जो भी मार्केट में अप टू डेट टेक्नोलॉजी है आपको उसके बारे में होना चाहिए ताकि आप मार्केट से पीछे ना रह जाओ। नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्किल, जिसको हम ह्यूमन स्किल भी कहते हैं। इसमें आप लोगों के बारे में पढ़ते हो कि लोगों से काम कैसे निकलवाना है, लोगों को मोटिवेट कैसे करना है, लीड कैसे करना है, उनके साथ नेगोशिएट करना है। तो मैनेजमेंट स्किल्स इज ऑल अबाउट द ह्यूमन स्किल। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, जिनको हम कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी कहते हैं। ये इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर बात करता है कि अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपके अंदर इनोवेशन होनी चाहिए, नॉलेज सीकिंग होना चाहिए, विजुअलिटी होना चाहिए, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है? एक एंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं जो आपको हेल्प करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में एज वेल एज द स्टार्टअप की जर्नी में। नेक्स्ट है स्टार्टअप जब हम करने जाते हैं तो लीगल इश्यूज कौन कौन से हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट वन इज डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर एंटिटी। इट मीन्स कि आपको अपनी कंपनी का बेस डिसाइड करना है कि आप बेस कैसा रखोगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में काम करोगे, कंपनी बनाओगे, पार्टनरशिप करोगे, LLP करोगे, विच यू वांट। नेक्स्ट इज कंप्लाइंस एंड लाइसेंसेस। इसका क्या मतलब है कि आपको बिजनेस करने के लिए किन किन अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। लास्ट वन इज थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। इनमें आपको क्या पढ़ना होता है कि बिजनेस में हम n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और डील्स करते हैं, तो क्या सारी ट्रांजेक्शन वैलिड है? कोई तो वाइड होगी। तो ट्रांजेक्शन या डील्स के बारे में पढ़ना कि विच वन इज वैलिड, विच वन इज वॉइड, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स। तो इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR। इसमें हमें पढ़ना है कि अगर हमने कुछ नया किया है तो उसे सेकेंड या थर्ड पार्टी से कैसे बचाना है, एक्सक्लूसिव राइट कैसे लेना है, वो हम IPR में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। तो स्ट्रक्चर को हम नॉर्मली 5 सिचुएशन में डिवाइड कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप एंड LLP। स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया आपको, ये पांचों सिचुएशंस होती हैं। और स्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले आपको ये देखना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यू आर ऑफरिंग। इन दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही चीज़ों पे आपका अल्टीमेटली स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। अगर आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगने वाली है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि उसमें एक सिंगल पर्सन सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसीलिए इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप अपने बिजनेस का नेचर और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का नेचर देख के अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करो कि कौन सा स्ट्रक्चर चूज़ करना है। तो अभी हम ये सारे जो भी हमने 5 स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स पढ़ेंगे कि किसके क्या फ़ायदे और नुकसान है, ताकि इन फ्यूचर कभी अगर आप में से कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने जाए तो इट विल गिव अ बेनिफिट टू। फर्स्ट इज प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में प्रोस मीन्स फायदा और कॉन्स मीन्स नुकसान। कि अगर हम प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक सिंगल पर्सन, सारा का सारा ओनरशिप उसी के हाथ में होता है, सारे डिसीजन वो लेगा, सारे रूल्स वो डिसाइड करेगा। तो
फ़ायदे की बात करते हैं, इट इज़ ईज़ी टू स्टार्ट, इट मीन्स कि कोई भी प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। सेकंड क्या है, नो पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंस रिक्वायर्ड, इट मीन्स कि प्रोप्राइटरशिप को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक आपके बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन सब का पब्लिक में डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि हम जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उसको अपने प्लान्स में अडॉप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल पर्सन है, सारे डिसीजन उसी ने लेना है। अगर उसे कोई चेंज अच्छा लग रहा है तो ही कैन ईजिली अडॉप्ट इट और चेंज इट। नेक्स्ट क्या है, कीप ऑल द प्रॉफिट्स। येस, इट इज़ ट्रू कि प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन है, सारा जो भी वो एफर्ट्स करेगा उसका सारा रिवॉर्ड प्रॉफिट उसी को मिलेगा। कॉन्स क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इट मीन्स कि अगर बिजनेस बंद होने जाता है, वाइंडिंग अप की सिचुएशन में आता है, तो उसमें क्या होगा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो प्रोप्राइटरशिप को अकेले बेयर करनी होगी, चाहे उसने कहीं से भी उसे सेट ऑफ करे, वेदर इट इज़ फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ फ्रॉम देयर बिजनेस रिसोर्सेज, कहीं से भी उन्हें सारा का सारा बिल जो भी अमाउंट है वो रिकवर करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मीन्स कि कंपनी और प्रोप्राइटरशिप मीन्स जो पर्सन बिजनेस कर रहा है और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे, दोनों विल बी द सिमिलर प्रोप्राइटरशिप के केस में। जैसे अगर आपने किंगफिशर का आपको केस पता हो, तो किंगफिशर में विजय माल्या किंगफिशर के सीईओ थे, लेकिन किंगफिशर अभी भी एयरलाइंस चल रही है जबकि विजय माल्या इंडिया से जा चुके हैं। तो इस सिचुएशन में एक कॉन्सेप्ट लगता है सेपरेट लीगल एंटिटी, इट मीन्स कि ओनर और ओनर की कंपनी दोनों ही अलग अलग डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी है। अगर कंपनी के साथ कुछ केस है तो हम ओनर को नहीं पकड़ सकते, अगर ओनर के साथ कुछ हुआ है तो हम कंपनी नहीं बंद कर सकते। लेकिन प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिंगल पर्सन ही सारे डिसीजंस लेगा, उसके पास ही सारी अथॉरिटी है। लिमिटेड कैपिटल, इसमें क्या है कि प्रोप्राइटरशिप जब एक सिंगल पर्सन कर रहा है तो प्रोप्राइटरशिप में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसे खुद ही लगानी है, जिसका एक सिंग देखिए, प्रोप्राइटरशिप में सारी इन्वेस्टमेंट जब एक सिंगल पर्सन को करनी है, सिंगल पर्सन की अप्रोच बिल्कुल लिमिटेड होगी, इसीलिए उसमें लिमिटेड कैपिटल तक ही रीच कर सकता है। अगर कोई कंपनी होती तो उसमें एन नंबर ऑफ कैपिटल हम लोग रेज कर सकते हैं, लेकिन बट अ सोल प्रोप्राइटरशिप कैन रेज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। नो परपेचुअल सक्सेशन, इट मीन्स परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी के मेंबर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इट विल नॉट इफेक्ट द लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी वैसी ही रहेगी चाहे कोई भी उसका मेंबर बने या ना बने। तो प्रोप्राइटरशिप के सिचुएशन में कोई भी परपेचुअल सिचुएशन जैसा केस नहीं होता। मीन्स कि अगर प्रोप्राइटरशिप का जो सिंगल ओनर है अगर वो चला जाए तो पूरी की पूरी प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, लो पब्लिक परसेप्शन, लोगों की परसेप्शन प्रोप्राइटरशिप के बारे में इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्ट टू रेज द कैपिटल, बीइंग अ सिंगल ओनर ऑफ द कंपनी इट इज डिफिकल्ट टू रेज द फंड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज बिकॉज नो वन कैन ट्रस्ट ऑन द सिंगल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या है, जब एक या सॉरी दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के साथ में बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप के अब हम प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोज है इजी टू स्टार्ट, एनीवन कैन स्टार्ट जॉइंटली। मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, पार्टनरशिप में भी नंबर्स ऑफ मेंबर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, दो से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इजीली मैनेज हो जाती है। अगर कोई भी चेंजेस करना है तो उन लोगों को कम्युनिकेट करके हम इजीली मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड कैपिटल, इट मीन्स कि हम रिसोर्सेज और कैपिटल दोनों को ही शेयर कर सकते हैं अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप। टैक्स एडवांटेज हमने पढ़ा है, पार्टनरशिप में फ्लैट 30% टैक्स लगता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, तो इससे भी एक टैक्स एडवांटेज होता है कि आपको स्लैब रेट नहीं देना पड़ता, आपको नॉर्मल एक फिक्स रेट ऑफ इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है ऑन द पार्टनरशिप फर्म। कॉन्स की बात करते हैं, सेम, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं होते, दोनों की एंटिटी सेम मानी जाती है। अगर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है इट विल अल्टीमेटली डिसॉल्व द पार्टनरशिप। तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों को एक ही माना जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ जनरल पार्टनर, इट मीन्स कि अगर एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप कंपनी बंद हो रही है और कंपनी में लॉसेस हैं तो पार्टनर्स को अपने एंड से कुछ कंट्रीब्यूट करके या कैसे भी सेट ऑफ करना पड़ेगा, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती। नेक्स्ट है लो पब्लिक परसेप्शन, इट मीन्स कि लोगों का परसेप्शन पार्टनरशिप के बारे में भी इतना अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू रेज द कैपिटल,
बीइंग अ वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल वन, कोई भी एक बीइंग अ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने से बजाय किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता है, इसलिए पार्टनरशिप को भी डिफिकल्टी आती है टू रेज द फंड्स। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब यहाँ कंपनी वर्ड आ गया, तो कंपनी आ गई तो हमें फंड रेज करने में तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो लेकिन कंपनी के साथ साथ एक और ऐसे वो बेनिफिट जुड़ा होता है कि कंपनी में जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर मेरी होल्डिंग 10 रुपये की है तो मैं सिर्फ 10 रुपये ही कंट्रीब्यूट करूँगी एट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, 10 से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन मैं नहीं कर पाऊँगी। तो यही एक बेनिफिट होता है कंपनी का। अब इनके प्रोज की बात करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, इट मीन्स कि जितनी मेरी होल्डिंग है, अप टू द होल्डिंग ऑफ माय शेयर्स आई कैन कंट्रीब्यूट, अदरवाइज आई कांट। नेक्स्ट क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की सिचुएशन में हमने पढ़ा है कि ओनर एंड द बिजनेस बोथ हैव द डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। ओनर अलग है और कंपनी अलग है। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है, परपेचुअल सक्सेशन अभी बताया था आपको, जैसे कि कोई भी लीगल कंपनी है, कंपनी के मेंबर्स का आना या जाना वो डिसाइड नहीं करते कि कंपनी चलेगी या नहीं। तो मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी पर अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को परपेचुअल सक्सेशन कहते हैं। ग्रेटर पोटेंशियल टू रेज द कैपिटल, कोई भी इंडिविजुअल, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल वन, प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स एंड डेट होल्डर, कोई भी रेज फंड देने में बहुत हेल्प करता है एक प्राइवेट कंपनी को, रादर देन अ पार्टनरशिप और द सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्सेशन, कंपनी के लिए भी अलग प्रोविजन है, उन्हें भी स्लैब के हिसाब से टैक्स नहीं देना पड़ता। दे हैव द सेपरेट टैक्स रेट और द फ्लैट टैक्स रेट फॉर द कंपनीज। एंड इसकी कॉन्स की बात करें हम लोग, तो मोर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, क्योंकि कंपनी में लीगल और स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस बहुत होते हैं। फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क ज़्यादा करना पड़ता है और उन पेपर्स वर्क के लिए आपको एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स होती है शेयर होल्डर्स की, तो हर किसी के साथ सेम वाइब्स मैच करना इट इज़ डिफिकल्ट। दैट्स वाई अगर कोई भी चेंज होता है तो मैनेजमेंट में उस चेंज को अडॉप्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। जब तक सारे के सारे शेयर होल्डर्स उसके लिए एग्री नहीं होते, कोई भी चेंज को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू एग्री ऑल द शेयर होल्डर्स ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। Next, we can talk about the limited liability partnership. Limited liability partnership, it is a combination of the partnership as well as the company. जब हमने कंपनी के फायदे और पार्टनरशिप के फायदों को मिला दिया तो हमारे पास एक टर्म आई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ना है, इसके प्रोज है, सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी भी लीगल एंटिटी डिस्टिंग्विश होती है, ओनर अलग है, ओनर की बिजनेस अलग है। फ्यूजन ऑफ द पार्टनरशिप एंड द कंपनी, फ्यूजन ऑफ का मतलब होता है मिक्सचर, तो ये पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर्स लाइबिलिटी लिमिटेड टू द पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एज वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी उतने तक ही लिमिटेड रहेगी जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनी में मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, कौन सीईओ है नहीं हुए, इससे कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो परपेचुअल सक्सेशन का मीन्स मेंबर डजंट डिसाइड द कंपनीज एंटिटी, कि कंपनी कंटिन्यू रहेगी अगर मेंबर है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इसकी कॉन्स के बारे में बात करते हैं। सेम, एबिलिटी टू रेज द फंड लिमिटेड ड्यू टू द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द एफडीएल। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी डिसाइड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अप्लाइंग टू द बिजनेस लाइसेंसेज। बिजनेस लाइसेंसेस क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो हमें अलाउ करते हैं कि हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकें। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, किसी मेजर अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है ताकि हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकें। हर फील्ड ऑफ इंडस्ट्री के लिए अलग अलग लाइसेंसेज होते हैं, लेकिन एक कॉमन लाइसेंस जो हर किसी पे एप्लीकेबल होता है वो होता है शॉप एंड इंडस्ट्री स्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आपको लाइसेंस मिलता है, वो हर किसी को लेना होता है, चाहे आप ट्रेड करो, बिजनेस करो, प्रोफेशन करो। अदरवाइज ऑल अदर लाइसेंसेज कैन वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब हम कंप्लाइंसेस की बात करते हैं कि क्या क्या हमें करना होता है और लाइसेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पैन नंबर का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये तब अप्लाई होता है जब हम किसी को पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं। अमाउंट विल बी मोर देन 50,000 है तो आपको एक पैन नंबर चाहिए होता है ऑथेंटिसिटी के लिए। नेक्स्ट है टैन नंबर। टैन नंबर का फुल फॉर्म होता है टैक्स
डिडक्टेबल अकाउंट नंबर एंड टैक्स कलेक्टेड अकाउंट नंबर। जब हम टीडीएस काटते हैं या टीसीएस काटते हैं तो हमारे पास एक नंबर होना चाहिए, टैन नंबर, विच इज 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, तो वो होना चाहिए। सर्विस टैक्स सबको पता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस लेने वाले से एक टैक्स चार्ज करता है, सर्विस टैक्स, तो वो भी हमारे होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका आईईओ कोड। आईईओ कोड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का कब एप्लीकेबल होता है, जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने लगते हो तब। नेक्स्ट है वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स कब लगता है, जब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है उस हर स्टेज पे आपको एक टैक्स देना पड़ता है, वैट। जैसे प्रोड्यूसर अपने हैंड पे टैक्स देगा, रिटेलर अपने हैंड पे टैक्स देगा, होलसेलर अपने हैंड पे टैक्स देगा, तो इसका मतलब हर स्टेजेस पे टैक्स लग रहा है, तो उसी को हम वैल्यू एडिशन टैक्स कहते हैं ड्यूरिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, आपको ईएसआई के बारे में पता होना चाहिए। जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ईएसआई उनके लिए होता है। ईएसआई है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम होता है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि इनका इंश्योरेंस प्लान, इनकी हेल्थ फैसिलिटी, इनको मंथली हेल्थ चेकअप या कोई इलनेस होने पे इनका कितना अमाउंट देना चाहिए। ईएसआई देना बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को। नेक्स्ट है पीएफ। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड कब एप्लीकेबल होता है, फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हम एम्प्लॉयज़ को पीएफ प्रोवाइड करते हैं। ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जब कोई भी एम्प्लॉय विद कॉन्टिन्यूस 5 ईयर सर्विस प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को, तो हम उसे एक अमाउंट देते हैं लमसम आफ्टर द 5 ईयर सर्विस, इसे हम ग्रेचुटी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड एंड जनरल मीटिंग्स। ये आपको अरेंज करनी पड़ती है अगर आप कंपनी हो, क्योंकि शेयर होल्डर्स को डे टू डे अपडेट देनी पड़ती है कि विद इन द 1 ईयर या विद इन द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड आपने क्या किया, तो इसीलिए आपको मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी रजिस्टर फाइलिंग। इसमें भी हम अपनी बहुत सारी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। शॉप स्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये हर किसी को लेना होता है, आज भी ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल क्लियरेंस एंड लाइसेंस। एनवायरमेंटल अथॉरिटीज से भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप एनवायरमेंट को नहीं हार्म कर रहे हो, तो इसके लिए भी बहुत सारी क्लियरेंस चाहिए होती है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लाइसेंस एंड ऑपरेशंस। लास्ट वन इज द लेबर लॉ कॉम्प्लायंसेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें क्या क्या अकॉर्डिंग टू दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च करती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल। तो इन स्कीम्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। उसके साथ साथ एक चीज़ और है इनकम टैक्स में, अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो उसको वो फॉर द 3 ईयर होल इनकम टैक्स एक्सपेक्शन वो एग्जेम्पशन होता है कि 3 साल के प्रॉफिट के ऊपर उसे कोई भी प्रॉफिट और इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इस केस में एप्लीकेबल होने के लिए 3 सिचुएशंस लगती हैं कि जो भी आपकी कंपनी है वो एक पार्टनरशिप हो, या तो एलएलपी हो, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, और जो उसके एनुअल टर्नओवर हो वो 25 करोड़ से कम हो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कुछ इनोवेटिवनेस होना चाहिए या कंस्ट्रक्शन बेस्ड होना चाहिए। तो अगर आपको अपने 3 साल के इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगवाना है तो यू कैन अप्रोच द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी है तो आपको 3 साल के प्रॉफिट के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सब क्या है, टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग लॉज है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट लेबर लॉज के बारे में बात करते हैं। तो ये लेबर लॉज में क्या है, दीज आर द 9 लेबर लॉज विच आर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एज वेल एज द स्टार्टअप्स। इसके अंदर क्या है, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो अंडर दी और आप रजिस्टर्ड हो इन सारे एक्ट्स में, तो आपको क्या होगा, मिनिमम 1 ईयर का एक्सेप्शन मिलता है कि आप अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स ना दो। जब हम लेबर लॉज की बात करते हैं तो हमें मिनिममली क्या पढ़ना पड़ता है कि मिनिमम वेजेस कितना देना है एम्प्लॉयज़ को, उसका ग्रेचुटी अमाउंट कैसे डिसाइड करना है, पीएफ पेमेंट कैसे देनी है, हॉलीडेज कितने देने हैं, मिटर्निटी बेनिफिट्स कैसे देने हैं, सेक्सुअल हरासमेंट इसके बारे में पता होना चाहिए, पेमेंट ऑफ बोनस कैसे डिसाइड करना है। तो ये सारे जो नीचे फॉलोइंग लॉज हैं विच आर रिलेटेड टू दी लेबर एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द पीएफ, तो इन सब के बारे में जब अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो पता होना चाहिए, क्योंकि इन सब के अंदर एम्प्लॉयज़ के बारे में लिखा होता है और एम्प्लॉयज़ ही अल्टीमेटली किसी बिजनेस के लिए काम करते हैं। अब हम वन बाय वन इस एक्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू दे देते हैं। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एम्प्लॉई और
जो भी आपका एम्प्लॉयर है उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको कैसे सेटल ऑफ करना है, स्ट्राइक हो रहा है, पे ऑफ हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, तो उनको कैसे डिसाइड करना है या सेटल आउट करना है, ये सब हम इस एक्ट में पढ़ेंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट क्या बताता है आपको कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन कब फॉर्म करनी है और ट्रेड यूनियन क्या क्या काम करेगी अपने वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। ये एक्ट ओनली एप्लीकेबल होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, कि उनके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, उनको कौन कौन सी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ये सब इस एक्ट में आता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। इसमें क्या होगा कि किसी भी कंपनी को ऑलरेडी स्पेसिफाई कर देना चाहिए उसके एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, कि वो कितने घंटे कितने वर्किंग आवर्स हैं, क्या एनवायरमेंट कंडीशन है, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, ईच एंड एवरीथिंग किसी भी कंपनी को पहले ही बता देना चाहिए टू देयर एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। इसमें क्या होता है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं, माइग्रेंट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट आए हैं फॉर द पर्पस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, उनको भी हमें पहले ही बता देना होता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस या कौन कौन से राइट्स उनको मिलेंगे, कौन कौन सी प्रिवलेजेस उन्हें मिलेंगी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अभी हमने पढ़ा कि 5 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस के बाद एक एम्प्लॉय को लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है जिसे हम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि लेबर्स के बारे में, कि लेबर्स को कितना, अगेन लेबर्स के ही बारे में सारी चीज़ें हैं कि लेबर्स के राइट्स क्या हैं, लेबर्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसमें हम EPF के बारे में पढ़ना है कि EPF में हम लोगों को कितना परसेंट ऑफ सैलरी डिडक्ट करना है, कितना परसेंट ऑफ सैलरी अमाउंट उनको इंटरेस्ट देना है और कितना अमाउंट तक डिडक्ट किया जा सकता है, ये सब। नेक्स्ट है स्टेट इंश्योरेंस ESI। ESI इसमें इसमें उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड की जाती है किसी भी एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारे लेबर लॉज हैं जो हमें स्टार्टअप के टाइम में कंसीडर करने चाहिए, क्योंकि इसमें 1 ईयर का एग्जेम्पशन मिलता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। अब अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत मेन होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस में हम एन नंबर्स ऑफ डील्स कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो क्या सारी के सारी कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स वैलिड हैं, सबके ऊपर हमें लीगल राइट मिलेगा। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वैलिड है और नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 4 कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट वन इज़ ऑफर, सेकंड वन इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, थर्ड वन इज़ द कंसिडरेशन एंड फोर्थ इज़ द रिटर्न डॉक्यूमेंट्री बिटवीन द ऑफर एंड द एक्सेप्टी। ऑफर, हमने कोई वैलिड ऑफर किया हो सेकंड पार्टी को और उस सेकंड पार्टी ने उस वैलिड ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया हो और उस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के साथ कंसिडरेशन भी अटैच हो। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं किसी को कुछ दे रही हूँ तो उसके बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, उसी को कंसिडरेशन कहते हैं। और जब हमने इन सारे तीनों एस्पेक्ट्स को रिटर्नली डॉक्यूमेंट्री कर लिया तो उसे क्या कहते हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें हम लोग लीगली एक राइट क्रिएट होता है विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें अगर क्या होता है, कोई भी पार्टी ब्रीच करती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है, तो सेकेंड पार्टी इजीली जाके कोर्ट में स्यू कर सकती है और क्लेम को रिकवर कर सकती है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत तरीके के होते हैं: कमर्शियल, रिसोर्सेज, ट्रांजैक्शनल एंड IPR। IPR वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर मैंने अभी आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। जब भी आप स्टार्टअप करने जा रहे हो तो यू आर डूइंग समथिंग न्यू, एंड न्यू कैन बी द न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू रॉ मटेरियल, न्यू सोर्स ऑफ प्रोसेस, न्यू मेथड। तो जब भी आप कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हो तो अगर आपने आज क्रिएट करा, मे बी सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कोई सेकेंड पर्सन उसे कॉपी करेगा। तो इस चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए आपके पास एक टर्म आती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कमर्शलाइज कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? एक एक्सक्लूसिव राइट होता है जो कि एक कंटेंट या क्रिएटर किसी पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव चीज के ऊपर दिया जाता है, टू द क्रिएटर होल्डर को मिलता है। अगर आप चाहो तो इसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, एज वेल एज कमर्शलाइज भी कर सकते हो, कमर्शलाइज भी कर सकते हो। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? यू आर ओनली द पर्सन हु कैन यूज इट। एंड कमर्शलाइजेशन का मीन्स कि आप जो भी बनाया है आपने न्यू और क्रिएटिव, उसे आप कमर्शलाइज कर सकते हो। जैसे आपने फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग का सुना है कि मैनी ब्रांचेस होती हैं, तो आप क्या करते हो? उन्हें बेचना स्टार्ट कर देते हो अपने नाम को, जिससे क्या होता है आपको और पैसे भी मिल सकते हैं और साथ में नेम और फेम भी मिलता है। तो नेक्स्ट, अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। जब हम IPR की बात करते हैं तो IPR में 3-4 चीजें आती हैं: कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन।
कॉपीराइट क्या होता है? जब हम किसी ओन लिटरेरी वर्क पे जो हमने खुद क्रिएट किया है उस पे कोई एक्सक्लूसिव राइट चाहते हैं, तो हम लोग कॉपीराइट को फॉलो करते हैं। कॉपीराइट में क्या आता है? कोई भी ड्रामा जो आपने लिखा है, कोई म्यूजिक, कोई आर्टिस्ट, कोई सॉन्ग, कोई कार्टून कैरेक्टर, कुछ भी जो आपने क्रिएट किया है खुद से, तो आप उसमें क्या ले सकते हो? कॉपीराइट। तो इट इज ओनली रिस्ट्रिक्ट टू द वर्ड द लिटरेरी वर्क। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क नाम से पता चल रहा है, इट इज रिलेटेड विद द ट्रेड। तो आपकी बिजनेस की कोई भी ऐसी एंटिटी जिसके ऊपर आप एक्सक्लूसिव राइट चाहते हो, तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क चाहते हो। जैसा आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस का स्लोगन, टैगलाइन, ब्रांड लोगो, ब्रांड नेम, डोमेन नेम, कुछ भी जिसके ऊपर अगर आप एक्सक्लूसिव राइट चाहते हो बिजनेस से रिलेटेड, उसे आप क्या करोगे? ट्रेडमार्क फॉलो करवाओगे। नेक्स्ट है पेटेंट। पेटेंट किसी एक टेक्नोलॉजी, प्रोसेस या मेथड के ऊपर करवाया जाता है। जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड की वैक्सीनेशन अगर किसी ने पेटेंट करवा सकता था, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन एक प्रोसेस के अंडर बनती है, तो और प्रोसेस को हम लोग क्या करवाते हैं? पेटेंट करवाते हैं। और इंडस्ट्रियल डिजाइन ही ट्रेडमार्क का एक पार्ट है। इंडस्ट्रियल डिजाइन में हम 2D और 3D शेप्स के बारे में बात करते हैं कि उनको कैसे एक्सक्लूसिव राइट दिलवाना है। तो पेटेंट इज फॉर द प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एंड मेथड एज वेल। Copyright for the literary work, and the trademark is for your business name, slogan, tagline, anything. And industrial design is a further type of trademark in which we discuss about the 2D as well as the 3D shapes of related with your business. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट। हमें स्टार्ट कैसे करना है और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे बनना है। तो उसके लिए बहुत सारे वेज हैं। ऑनलाइन स्टफ है, आप मैगजीन पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, रीड्स। आप ज्यादा से ज्यादा रीड करोगे तभी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी। वंस यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, यू कैन इजीली फाइंड द सॉल्यूशन एज वेल एज द बिजनेस आइडिया फॉर योर करियर। नेक्स्ट है ऑनलाइन फोरम। ऑनलाइन फोरम में क्या है? बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं, आपके पेजेस होते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हो और गैप को फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक फॉर्म है नेस्को इमर्जी कम्युनिटी। नेस्कॉम क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसमें क्या होता है? एक कम्युनिटी बनी हुई है जिसमें लोग अपने व्यूज डालते हैं, अपने सजेशन लेते हैं। ऐसी सेकंड है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क। नेक्स्ट है आई एम स्टार्टिंग इंटरव्यूज विद फाउंडर्स। इसमें क्या है? इंटरव्यूज लिए जाते हैं विद फाउंडर्स के साथ। टेक क्रंच है। ओपन कॉफी क्लब्स है जिनको हम पोक्स भी कहते हैं। पोक्स का फुल फॉर्म होता है पब्लिक ओपन कोलेबरेटिव सेंटर। इसमें क्या होता है? कोई एक पीस ऑफ आर्ट और वर्क क्रिएट किया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग आके थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। जिसको जो आता है वो उसको स्पेशलाइज है उसमें, वो आके कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर किसी को एडिटिंग आती है, अगर नेक्स्ट सपोज वेबसाइट बनानी है, तो किसी को एडिटिंग आती है वो एडिटिंग कर सकता है, किसी को बैकएंड का काम आता है वो बैकएंड कर सकता है। तो इस तरीके से सब मिल के एक पीस ऑफ वर्क क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है कॉलग्राम। ऐसे ये भी एक ऑनलाइन फोरम है जिसका यूज करके आप गैप्स को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है इवेंट्स। इवेंट्स मीन्स शोज जो भी होते हैं, इसके थ्रू भी आप गैप को एनालाइज कर सकते हो या स्टार्टअप के बारे में नॉलेज ले सकते हो। एक है स्टार्टअप सैटरडे, prol.in, स्टार्टअप सिटी, आई वीकेंड, स्टार्टअप गैराज पुणे, नेस्कॉम इमर्जिंग, ITE, द इंडस इन एंटरप्रेन्योरशिप, टाटा जागृति यात्रा। तो इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हो? एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, स्टार्टअप के बारे में नॉलेज ले सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएट करती है, स्कीम्स निकालती है, इंस्टीट्यूशंस बनाती है ताकि आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सको। फर्स्ट है क्या? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन सेंटर्स। क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो सिर्फ आपको गाइडेंस और हेल्प प्रोवाइड करती है फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। जैसे IIM अहमदाबाद है, इंक्यूबेशन सेंटर है। IIT बॉम्बे का इंक्यूबेशन सेंटर है। NCL मीन्स नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इट इज द बिगेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर रिलेटेड विद द केमिकल इंडस्ट्री। एंड मेनी मोर ट्रेड डेवलपमेंट बोर्ड्स होते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ऐसे ही नेक्स्ट अब आप बात करते हैं कि आप फंडिंग कहाँ कहाँ से रेज कर सकते हो। फर्स्ट होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, इंक्यूबेशन सेंटर एंड एंजल इन्वेस्टर्स। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक से हम पैसा कैसे रेज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। हम पब्लिक के लिए IPO लॉन्च करेंगे, पब्लिक उसे सब्सक्राइब करेगी और बदले में हमारे पास पैसे आएंगे। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? कुछ बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपनी पैसे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होती है? कुछ फर्म्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको हेल्प देंगी।
सिन आईआईटी बॉम्बे का इंक्यूबेशन सेंटर है। सिन का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आईआईएम अहमदाबाद का इंक्यूबेशन सेंटर है सीआईआई, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारे क्या है, वेज है जिनके थ्रू आप फंडिंग रेज कर सकते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट, इंक्यूबेशन, एंजल इन्वेस्टिंग एंड द पब्लिक। So these again are the ways by which we can raise the funds. Self-financing, you can use your own savings to start your business. Next is private equity. Private equity is further two types, angel funding and venture capitalist. We already discussed this. Next is debt and loan financing. Debt is a broader term than the bank. Bank financing का मतलब we are taking the loan from the bank, but the debt financing means we are taking the loan whether it is from the bank, non-banking financial, family, friend, from anywhere. जब हम डेट की बात करें इट मीन्स हम किसी भी जगह से लोन ले रहे हैं तो वो डेट होगा। जब हम बैंक फाइनेंस की बात करें इट मीन्स वी आर टेकिंग द लोन स्पेसिफिकली फ्रॉम द बैंक। लास्ट वन इज द पब्लिक स्टॉक मार्केट। इसमें हम क्या करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं अपने एनएससी पे और बीएससी पे। एनएससी रिलेट विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी रिलेट्स विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड लास्ट अभी हमने जो डिस्कस किया दीज आर द लीगल एस्पेक्ट्स कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या देखना है। हमें अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, लाइसेंस को देखना है, कंप्लायंस को देखना है, हमें आईपीआर डिसाइड करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सब लीगल एस्पेक्ट है। नेक्स्ट इज एथिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले एथिकल एस्पेक्ट से बात करने से पहले फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीन ऑफ एथिक्स। एथिक्स आर द नॉर्मल और कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर कि हमें सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। ये सब कौन बताता है, एथिक्स बताता है। तो एथिक्स सिंपली क्या है, इट इज अप्रोच विच टेल्स यू व्हाट इज रॉन्ग एज वेल एज व्हाट इज राइट। सही और गलत के बीच में डिफरेंस बताता है। वी कैन ऑल्सो से दैट कि एथिक्स इज अ फिलोसफी विच टेल्स यू द good, bad, evil, right, wrong, and many more things. Honesty, इंटीग्रिटी एंड मैनी मोर थिंग। तो एथिक्स क्या है कि लीगल और सॉरी एथिक्स स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं कि आपको सोसाइटी में बिहेव कैसे करना है। जब हम बिजनेस को और एथिक्स को मिला देते हैं देन वी कंबाइन द गेट business ethics. It means कि we are applying the ethical principles of behavior in a particular business so that our business can run smoothly. Fairness in the business dealing means being objective and having an interest in the creating a win-to-win situation for the both the parties, whether that is the employer, employee, and company client. It means कि अगर आप business ethics को follow करते हो तो it is better for you as well as better for your client as well and your employees as well. तो business ethics क्या है, simply we are applying the universal standards of behavior in the particular business for the smoothing functioning of a business. जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं तो बिजनेस एथिक्स में सबसे मेन कॉन्सेप्ट है सीएसआर। सीएसआर मीन्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स कि आपको जो सीएसआर ये कॉन्सेप्ट है वी सिंपली से दैट ईच एंड एवरी कंपनी हैज एन ड्यूटी टू गिव बैक सम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। आप सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हो, इट्स योर ड्यूटी टू गिव बैक सम बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। तो जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो तो उसे हम सीएसआर कहते हैं। तो बिजनेस एथिक्स जस्ट यही है कि आपको अच्छे और बुरे में समझ होनी चाहिए जब आप बिजनेस कर रहे हो, साथ में सीएसआर की फिलॉसफी को भी अपनाना है। दैट्स इट, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Such a wonderful session. Now I like to call Dr. Disha Vidyarthi, ma'am, HOD BSc CS, for a vote of thanks. Thank you so much, Megha ma'am, for inviting me on this platform, and thank you so much, Ms. Nusrat, for. Yes, am I audible now? Yes, ma'am. Yes. Okay, thank you so much, Megha ma'am, for inviting me for this official vote of thanks on this platform. And first and foremost, I would like to give a heartfelt thank to Ms. Nusrat for joining in with us today for this such important session and to this IIC platform that we were able to listen a lot many important things regarding the startup and the legal steps. And it was really beneficial for, I think, each and every student who are looking up to this thing that in future they can run their own business, how they can understand the
technicalities and the legalities of this whole notion, then how can they work as entrepreneurs and how they can set up their own startup. And very much thank you to Ms. Nusrat that she dealt in with this topic with a very details and very important chunks. She explained it in a very polished manner, that giving some live examples of real life practical and pragmatic approach she presented. So from the bottom of my heart, on the behalf of whole IMT College of Science and Technology and the whole IIC Council of our college, I offer this official vote of thanks to Ms. Nusrat. And we would like to join in with you for the next sessions also. It was a great time having you here, and I hope that all the students must have got the benefit from listening to you on this session of a startup and legal and ethical steps. Over to you, Megha. Thank you.